हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आपकी डेट शीट आउट हो गई थी। आई होप आप सबने देख लिया होगा कि किस दिन आपकी कौन सी परीक्षा होने वाली है। मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी डेट शीट को शेयर कर दिया था। तो 8 तारीख से सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं और 11 तारीख से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए जी जान से। आज हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले जान लेते हैं। तो आज हम अति लघु प्रश्नों की मैराथन कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम विज्ञान के अति लघु प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अति लघु क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो मैराथन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स वाली क्लासेस चाहिए मैराथन, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन जिसमें कराया गया हो एक वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो वो भी मैराथन में ऐड कर दी गई है वीडियोस। उनको भी आप देख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैं लिंक, जैसे ही क्लास खत्म होगी। ठीक है, चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट से, बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। सो गाइज, ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। एंटीजन तथा एंटीबॉडी में क्या अंतर होता है, अंतर बताना है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में अंतर पूछा गया है, क्योंकि विज्ञान का पेपर हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे ही सवाल आएंगे। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो पाया जाता है, ये पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है एंटीजन, जबकि जो एंटीबॉडीज होती है ये पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंटीजन मिलेगा किसमें? लाल रक्त कणिकाओं में या लाल रुधिर कणिकाओं में, और एंटीबॉडीज मिलेगी प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्ग ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसको हम यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है ना। एमसीक्यू में पूछा गया है कि यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ओ को कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सबको रुधिर दे सकता है, सभी वर्गों को, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो, इन सबको ब्लड दे सकता है। कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप। चलो देख लेते हैं एक बार कैसे लिखोगे आप इसको। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी से संबंधित। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों कहते हैं या रिसेप्टर ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी सबसे ब्लड ले सकता है। ए से भी ले लेगा, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी ब्लड ले लेगा जरूरत पड़ने पर, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। अब क्यों, कैसे ले सकता है? क्योंकि ए बी में एंटीजन नहीं होता, इसीलिए बाकी सारे ब्लड ग्रुप भी अगर जिसको ए बी की जरूरत है उसको चढ़ा दिए जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ले सकता है ब्लड। नेक्स्ट है, रुधिर का पीएच मान कितना है, पीएच वैल्यू कितनी होती है ब्लड की? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो 7.4 क्या होती है पीएच वैल्यू होता है, ये हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से जिनका 7 होगा, जैसे कि वाटर पीएच मान, तो वे न्यूट्रल होते हैं। 7 से ज्यादा होंगे तो ये क्षारीय हो जाते हैं, ठीक है, बेसिक हो जाते हैं। और 7 से जितना कम होता जाता है इतने ये अम्लीय या एसिडिक होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीएच वैल्यू हमने डिस्कस कर ली। अगला है, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है? भैया एक व्यक्ति में एवरेज कितना ब्लड होता है? आपको क्या लगता है कितना लीटर होता होगा? तो एवरेज एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। देख सकते हो, बिल्कुल। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उत्कृष्ट धातु हम किसे कहते हैं। देखो, उत्कृष्ट धातु कह लो, है ना, या इसको राज धातुएं भी कह सकते हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं नोबल। ठीक है, नोबल मेटल्स,
नोबल मेटल्स। अब इन्हें नोबल मेटल्स क्यों कहते हैं या किसे कहते हैं पहले वो समझ लो, तभी आप इसकी एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये वे धातुएं होती है जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, है ना, सिल्वर आ गया, मरकरी आ गया, ये सारी की सारी प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं होती है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे आध्वर्तीय होता है, यानी जिसको हम अघात वर्धीय होता है, यानी जिसको हम क्या कर सके, बढ़ा सके। आपने देखा होगा सोने चांदी की चीजों को ना पीट पीट के बहुत बारीक बारीक डिजाइन बना दिए जाते हैं, वो टूटती नहीं है आपस में, है ना, क्या नहीं होती, टूटती नहीं है। सबसे ज्यादा तो सोने को बारीक करके बना देते हैं बहुत पतली पतली परत से, है ना, बहुत सारे आभूषण चांदी से। तो ये वो धातु है जो अघात वर्धीय होती है, यानी टूटती नहीं है, जितना हम चाहे उतना हम इनको बढ़ा सकते हैं, बहुत बारीक ऐसे वायर के रूप में भी ये बन जाती है। तो आगे चलते हैं, कौन कौन धातु विद्युत धारा के सर्वाधिक चालक है, यानी जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है, वो कौन कौन सी धातु है। तो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छे से जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो है चांदी और तांबा। आपने देखा होगा ना, ज्यादातर तार तांबे के बने होते हैं। भाई चांदी तो महंगी होती है, नहीं तो चांदी के भी बनवा देते, लेकिन तांबा इसीलिए इस्तेमाल में लाया जाता है क्योंकि एक तो ये विद्युत धारा का सुचालक होता है, बढ़िया सुचालक है, और साथ ही साथ चांदी से थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय जो आपने देखा होगा कि आपके नेल्स पर लगाई जाती है वो एमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगा दी जाती है, उसका क्या नाम होता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट लगाई जाती है, वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है जो उतरती नहीं है फिर उंगली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहेंगे, देखो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हो, वही सारे के सारे तत्व क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। याद रहेगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताना है। सबसे कम घनत्व हो, सबसे हल्का हो, तो वो तत्व कौन सा है, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम। लिथियम का जो नेम होता है या यूं कह लो सिंबल होता है वो Li होता है। ये सिंबल भी कई बार आपसे एमसीक्यू में देके पूछ लेगा कि इसका क्या नाम है पूरा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, जब मैंने एमसीक्यू की मैराथन कराई थी तो उसमें मैंने ये चीजें बताई थी, तो इसलिए एमसीक्यू वाली मैराथन भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम बताएं। अपचायक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा होता है वो तत्व, तो उसका सही नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इसका सिंबल F होता है, ठीक है, फ्लोरीन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि रिएक्शन ना हो। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता कह लो या फिर इसी को हम अपचायक तत्व कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बस पूछने का तरीका बदला है। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी नियम बताइए। मेंडलीफ का आवर्त सारणी नियम बताना है, तो क्या था इसका नियम, इसने तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुण, उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है, इस क्रम में उसने अपने सारे के सारे जितने भी उसमें पीरियडिक टेबल में जितने भी तत्व रखे वो इसी आधार पर रखे थे, भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन जो है होता। मेंडलीफ से पहले किस किसने आवर्त सारणी बनाई थी, पीरियडिक टेबल बनाई थी, इसके बारे में भी हमने ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था, और किस किसने किस आधार पर अपनी आवर्त सारणी के नियम बनाए थे। तो ये आपको मिलेगा साइंस की जो मैराथन है उसमें, तो उसको देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क किसे कहते हैं। तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जा सकता है उनको अयस्क कहते हैं, ठीक है। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है, यानी उसमें से जो हमारी काम की धातु है वो एक साइड में कर लेंगे और जो उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें अलग कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धातु कर्म किसे कहते हैं। धातु कर्म से आप क्या समझते हैं।
तो यहाँ पर कहा गया है अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः पिच ब्लेंड नामक अयस्क से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तांबे के दो अयस्क बताइए। तो तांबे के अयस्क क्या क्या हो जाएंगे? क्यूपराइट और कॉपर पाइराइट, ये दो अयस्क होते हैं। इनको एक दो बार और अच्छे से रिपीट कर लेना पूरी मैराथन को, ताकि आपको याद रहे। एज इट इज क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे कैसे रखे हुए। एल्यूप्राइट के दो अयस्कों के नाम बताइए। तो एल्यूप्राइट के दो अयस्क कौन कौन से हो जाएंगे? क्रायोलाइट और बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट और बॉक्साइट। कैल्शियम के तीन अयस्क पूछे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? तो एस्बेस्टास, डोलोमाइट और जिप्सम, ये तीन अयस्क किसके हमने जाने? कैल्शियम के। आगे है हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लिथार्ज किसे कहा जाता है? तो लेड ऑक्साइड को ही हम लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी धातु का नाम बताइए। तो ओस्मियम। इसमें देखो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे किसी भी क्वेश्चन के, क्योंकि हम ये बहुत डिटेल में मैराथन में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम फटाफट से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगला है आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु का नाम बताना है। तो आप जानते हैं ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर अगर पूछ ले तो सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। सबसे भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ठीक है, ओस्मियम का जो सिंबल होता है वो OS होता है और प्लेटिनम का PT होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सुचालक किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है पेपर में। तो सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें ही हम सुचालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सुचालक है, या यूं कह लो सुचालक है। ठीक है, आगे पूछा गया है सबसे अच्छा सुचालक कौन है? भाई इनमें से भी सबसे बेहतरीन कौन सा है? तो पहले नंबर पर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लो होता है वो है चांदी, और दूसरे स्थान पर आता है तांबा। आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आगे पूछा गया है प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक अगर रासायनिक रूप से देखे तो वह लोहे के ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड यानी Fe3O4 होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व क्या है? तो चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है वही उसका क्या कहलाता है? चुंबकत्व गुण कहलाता है। चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो इसके पोल की तरफ होता है। अगर आप कोई भी चीज लोहे की उसके पास ले जाओ तो सबसे पहले भाग करके वो कहाँ चिपकेगी? नॉर्थ या साउथ पोल पर। ठीक है, तो क्षेत्र चुंबकत्व के ध्रुव कहलाते हैं, जिनको हमने पोल कहा वही बात है। और चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, इसीलिए सारी चीजें जो है लोहे की अगर हम चिपकाना चाहे तो वो कहाँ चिपकती है? सिरों पर या ध्रुवों पर। आगे पूछा गया है चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। तो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये MCQ में पूछा गया था कि कहाँ सबसे ज्यादा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट? तो सिरों पर। ठीक है, यानी पोल्स पर। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसका गुण कि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, यानी बीच वाले पार्ट में नहीं होता है। आगे है चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। कि अगर आपने देखा होगा कि एक चुंबक को अगर ऐसे लटकाने की कोशिश करे तो ये उत्तर और से दक्षिण की ओर ठहरता है। और इसके किस वजह से, तो वो भी देख लो। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कह देते हैं और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं।
चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो अभी अभी हमने बात करी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी वो क्षेत्र आपने देखा होगा कि अगर आप मैग्नेट से इतनी दूर तक कोई भी चीज लाते हैं तो वो एकदम से चिपक जाती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा दूर होगी तो फिर नहीं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो वाला क्षेत्र जहां से वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, उसके चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसका प्रभाव होता है चुंबक का, उसका अनुभव किया जा सकता है ना, तो वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? तो वोल्ट बराबर होता है एम्पियर गुणा ओम के। ठीक है, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश, विभवांतर तथा कार्य में क्या संबंध है? इस तरह का एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आया था, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिए। वोल्ट बराबर होता है एम्पियर गुना ओम के, और विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो अगर बात करें सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 तो होते हैं वर्ग और 7 होते हैं आवर्त, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वर्ग होते हैं यहाँ पर 9। देखो ये गलत दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पर अगर फ्लो में हो जाता तो गलत ही हो जाता। अगर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो उस समय पर ना जो हमारी निष्क्रिय गैस है उनकी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो तब तक कितने वर्ग थे और कितने आवर्त थे? तो तब इसमें 8 वर्ग और 7 आवर्त थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब तक नोबल गैसेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, 9 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा। लेकिन जब बात करते हैं जो नई आधुनिक आवर्त सारणी आई, आधुनिक आवर्त सारणी में ये 18 ग्रुप्स हो गए, यानी 18 वर्ग हो गए, और आवर्त कितने रहे? आवर्त 7 ही रहे। ठीक है, 7 आवर्त और 18 वर्ग हो गए। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। विकिपीडिया की जानकारी के अनुसार है, मैंने करेक्शन कर ली है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 3 दोष बताइए कि कौन कौन से दोष थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, पहला है ऑप्शन नंबर पहला पॉइंट है हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया था, है ना। हैलोजन को दोनों वर्गों में रखा गया था। अगला, समस्थानिकों के लिए कोई भी स्थान नहीं था, ये दोष था इसकी आवर्त सारणी का। और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था, जैसे यहाँ पर बात करते हैं कॉपर, मरकरी, आर्गन, इन सबको अलग अलग रखा गया था, जबकि इनके गुण जो है वो समान थे। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उस तत्व को या उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत आवेश क्या है? तो पदार्थ को परस्पर रगड़ने पर जो आवेश की मात्रा संचित होती रहती है उसे ही स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। और आवेश को हम किससे दिखाते हैं? क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश 2 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? फ्रैंकलिन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखो आपको पता होना चाहिए कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं, आकर्षित नहीं होते। अगर मान के चलिए दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव है तो भी एक दूसरे से ये दूर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर विपरीत है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सबसे पहली तो बात यही है कि ये समांतर बल रेखाएं हैं और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ये 2 विशेषताएं हमने बात कर ली।
1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, 1 सेकंड में कितना विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी की मात्रा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु से कहते हैं जो मांस और शाक, पेड़ पौधे, हरी घास सब कुछ खा ले, वो सर्वाहारी है। ठीक है, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के का भोजन करता है उसे ही हम सर्वाहारी कहते हैं, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्कीकरण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है? तो इससे जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उनको दूर किया जाता है। कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जैसे आपने उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि गांव में क्या करते हैं ना, एक छाछ की मदद से अनाज को उसके डस्ट से अलग करते हैं, जो भी उसमें घास फूस या क्या बोलते हैं उसको, भूसा भरा होता है, उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो जिसका जो है घनत्व ज्यादा होता है, वो जो हमारे काम की चीज होती है, अनाज होती है, वो तो गुरुत्वीय घनत्व के कारण वहीं पर गिर जाते हैं, और जो भूसा होता है वो हवा से उड़ करके दूर चला जाता है। इस तरीके से हम उसको पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम लिखिए, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, याद कर लो, लिख लिख के देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो एक्यूराइड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, लिख लिख के देख लो इसको 1-2 बार। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन कौन से है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से है? तो सर्वदाता है O, इसको आप अलग अलग लिखना, इसने तो एक जगह लिख दिए, और सर्वग्राही कौन सा है? AB है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करना है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? भाई जब किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है ना, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, ये ही हम क्या कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका आगे तक आपकी हेल्प करेगा, यूपीटेट सीटेट आगे तक पूछा जाता है क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये एक तो पहली बात आपको ये समझ आना चाहिए कि ये किससे होने वाला रोग है, तो विषाणु से, वायरस से होने वाला रोग है, और ये इफेक्ट करता है लीवर को, और ये एक संक्रामक रोग भी है जिसको जो है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जाता है। बचपन में लगते हैं ना हेपेटाइटिस बी के टीके जी, तो उसके द्वारा अगर वो टीका लगवा लिया जाए समय रहते तो इसको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, खाद्य जाल है ना, खाद्य श्रृंखला अलग अलग है दोनों। चलिए एक बार देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाए, यानी एक सिंगल चेन ना होकर के जब ये जटिल हो जाती है, इसमें बहुत सारे जो है जीव ऐड हो जाते हैं, और एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो इससे एक जाल बन जाता है, और इसी नेटवर्क को, इसी जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं। समझ में आई बात? इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछी जाए ना खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, तो आप बना करके दिखा देना, एक बार प्रैक्टिस कर लो बना के। ठीक है, ये मैंने मैराथन में जो नोट्स दिए हैं ना, उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी कैसे इजी सी ड्राइंग बनाए। और अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे ना कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर पिन कर दिया है, उस पर व्हाट्सअप कर लेना, आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत आसानी से आप उनसे रिवाइज कर सकते हैं। क्लास को देख करके फिर पीडीएफ को देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक पदार्थों के का क्वेश्चन तो कई बार ऊपर आ चुका है, जिसमें हमने सोना, चांदी, एल्युमिनियम की बात करी। ठीक है, और कुचालक की अगर बात करें तो रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जिनमें विद्युत आवेश जो है वो क्या नहीं होता,
ट्रेवल नहीं कर सकता है, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो ये पेपर में आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जब लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिससे उस पर क्या ना लगे, जंग ना लगे, इसीलिए उसको क्या करते हैं, पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली सी परत जम जाती है। इसे ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छत पर बनने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रामों को संक्षारण से बचाने के लिए या फिर जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के रक्त वर्ग के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए, यानी कौन कौन से उसमें एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। प्रतिजन ए और बी दोनों में पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज ए और बी में नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो होता है वो वैल्यू होती है 1 एम्पियर की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है, या यूं कह लो इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार हम इसमें कंफ्यूजन रहता है कि खनिज और अयस्क क्या एक ही चीजें होती है, तो चलो देख लेते हैं। देखो, खनिज किसे कहते हैं? धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, यानी जैसे प्रकृति से हमें मिले एज इट इज जो वो मिलती है हमें धातुएं, वे खनिज होती है। ठीक है, जैसे NaCl, KCl, CaCO3, ये सारी धातुएं। लेकिन अयस्क किसे कहेंगे? उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका किया जाता है शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व इनसे निकाले जाते हैं। ठीक है, यानी ये शुद्ध नहीं होते। अयस्क में बहुत ज्यादा मिलावट पाई जाती है ना। जब हम इनको खानों से खोद कर निकालते हैं इन अयस्क को, तो फिर इनको शुद्धिकरण करना पड़ता है और इनसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो निकाले जाते हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, सिल्वर हो गया और कोरंडम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अयस्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से सभी पौधे अगर समाप्त हो जाए तो क्या जीव जंतु पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा भाई। अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो मानव जीवन और जीव जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जंतु जगत समाप्त हो जाएगा और मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा अगर पेड़ पौधे धरती पर नहीं रहे। तो ये आपकी सोच के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो एकमात्र सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। और ऊर्जा का ये सबसे बड़ा कृत्रिम स्रोत है, या यूं कह लो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र का कार्य क्या होता है? तो परितंत्र में ऊर्जा का एक तो प्रवाह होता है। परितंत्र मतलब इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पाए जाते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं। अच्छा, पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता कौन थे? तो चार्ल्स एल्टन या सी एल्टन, इन्होंने 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज की थी। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना 3 प्रकार के होते हैं और इनमें यह भी पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहेगा, है ना, कौन सा पिरामिड सदैव उल्टा रहता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जीव संख्या, यानी संख्या के आधार पर जीवों की वो पिरामिड। दूसरा है जीव भार के आधार पर पिरामिड और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड।
अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। सदैव कैसा होगा? सीधा होगा। तो ये होता है ऊर्जा का पिरामिड। पिरामिड कहते हैं जो इस तरह का एक ढांचा होता है, इसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। याद रखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट है पिरामिड कहते किसे है। चलो एक बार समझ लेते हैं। परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर जब हम उनका ग्राफिक प्रदर्शन करते हैं, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ही तो हो गई, उसी को ही हम पिरामिड कहते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। जो डिकम्पोजर होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, उनके कोई एग्जाम्पल पूछा है तो क्या क्या आ जाएंगे? जीवाणु, कवक इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, या इनको सफाई, प्रकृति का सफाई कर्मी भी हम कहते हैं। आगे चलते हैं। और ये खाते किसे है? देखो, सड़े गले जीव जंतु, पेड़ पौधों को ही ये मिट्टी में मिला देते हैं खा करके। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो जैसे मेंढक हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे? मांसाहारी आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, है ना, ये तो आपको पता होगा। और बताओ और क्या क्या आ जाएंगे। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, टिड्ढा हो गया। भाई टिड्ढा भी तो मच्छर मक्खियों को खाता है, मांसाहारी है। आगे चलो, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। देखो, टिड्ढा जो है हरी घास पत्तियों को भी खाते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल लो, जैसे छिपकली। ठीक है, छिपकली इसमें आ जाएगा, ये भी द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। उपभोक्ता कहते किसे है? पहले यही समझ लेते हैं। उपभोक्ता यानी प्रोड्यूसर, जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ, उत्पादक होता है प्रोड्यूसर, उपभोक्ता होता है कंज्यूमर। ठीक है, तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर वे होते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। जैसे मेंढक, टिड्ढा, खरगोश, सर्प आदि, ये सभी क्या है? उपभोक्ता है। मानव, ये सब उपभोक्ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंज्यूमर को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसको हम मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला तो आता है प्राथमिक उपभोक्ता, जो हरी घास या पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो मांसाहारी होते हैं। तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता, जो सर्वाहारी होता है। और फिर आता है उच्चतम उपभोक्ता। ठीक है, ये 4 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। पर्यावरण से क्या आशय है? तो देखियो, पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थात होता है हमारे चारों तरफ, और आवरण का मतलब क्या होता है? हमारे घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, है ना। तो अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए, इसमें भौतिक और जैविक दोनों तरह की चीजें आ जाती है। परितंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी या परितंत्र शब्द का सबसे पहले यूज किया था SG टेंसले महोदय ने। ठीक है, 1935 में। अगला है परितंत्र में कितने घटक होते हैं? तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि 2 घटक होते हैं भैया, जैविक घटक और अजैविक घटक। इन दोनों की अंतःक्रिया से ही क्या चलता है? हमारा इकोसिस्टम चलता है। जैविक घटक किसे कहते हैं? यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है, तो जैविक घटक में कौन से आ जाएंगे? जो सारे के सारे जीव जंतु जो सजीव होते हैं, है ना। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सारे सजीव चीजें आती है, जैविक घटक कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सारे निर्जीव आते हैं, वो अजैविक घटक कहलाता है। जैसे तापमान, है ना, दाब, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, और ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? पानी, ये सब किसमें आ जाएगी? पर्वत, पहाड़, पत्थर, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हो जाएंगे। सो गाइज, हम यहीं तक कवर करेंगे आज। आगे के सारे क्वेश्चन हम पार्ट बी में कवर करेंगे, जो आपका मॉर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, पार्ट बी फटाफट से ऐसे करके कवर हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले पहले ये सारे। अभी आपके 4 सब्जेक्ट और बाकी है, इनको भी फटाफट से मैं पूरा करवा दूंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आई होप आपको क्लास में सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आई है तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF
आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हमारी टीम से। और साथ साथ मैराथन का लिंक भी दे दिया है। मैराथन क्लासेस आप देख सकते हैं, अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो मैराथन देख लीजिए, वहां से भी आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।